काम के आदमी दोनों ही जुड़ गए। और ये शुरू कर दे हूं मैं। पहले तो मैं थोड़ा सा इतिहास में ले जाऊं। 1855 से कहानी शुरू हुई। आपका वीरेश माइक बंद कर। 1855 से ये राम मंदिर का कहानी शुरू हुई और वहां कुछ लड़ाइयां हुई और इस तरह से करके ये बाबरी मस्जिद का और इसका दोनों का विवाद हुआ। फिर 58 के अंदर फिर कुछ घटनाएं घटित हुई और पहले पंजाब से सरदार आए और 25 सरदारों की टोली आई और उन्होंने इस पे कब्जा किया बाबरी मस्जिद पर और कोयले से मस्जिद पर राम राम लिख दिया और चबूतरा बना करके और निशान साहब का वो कर दिया, नानक का वो था वो कर दिया। कोर्ट कचहरियां होने के बाद में सरदारों को इन्होंने हटा दिया, अंग्रेज थे उस टाइम। हटाने के बाद में ये छोटा मोटा छुटपुट चलता रहा। फिर बीच में विश्व हिंदू परिषद कूद गया। उन्होंने कहा निर्मोही अखाड़ा कि ये जो है हमें इस चबूतरे के ऊपर प्रोग्राम करने दो। तो अंग्रेजों ने कहा यार अंदर मस्जिद है, वो अजान करेंगे, तुम ये शंख बजाओगे, ये लड़ाई होगी, इसलिए हम इससे देते हैं। इस तरह से ये कोर्ट कचहरियों में उलझा रहा मामला। करते करते इन्होंने 1949 के अंदर ले जा करके मतलब राम जानकी और लक्ष्मण की मूर्तियां स्थापित कर दी अंदर। रात को गए चुपचाप करके, इन्होंने कहा कि वहां एक मुसलमान लगा हुआ था गार्ड। उस गार्ड ने कहा यहाँ चनेड़ा हुआ, एकदम चमत्कार हुआ, ये पता नहीं कौन क्या हुआ, ऐसे करके उसको पता नहीं क्या होगा। लेकिन इन्होंने कहा नहीं, ये इसके डरा धमका के इन्होंने ये रख दी। 1949 से ये कथा चलती रही। चलते चलते ये विश्व हिंदू परिषद रहा, विनय कटियार वगैरह, ये बजरंग दल रहा, ये कई इस तरह से लड़ाई करते कोर्ट कचहरियां होते होते ये मामला भारतीय जनता वो 85 में ये लड़ाई चल रही थी तो 85 ने ताला खुलवा दिया इसने, राजीव गांधी ने। ये हरकत, ये कार्रवाई होते होते ये विवाद चलते चलते कूद गया संघ ने इसको 85 में हारने के बाद में इसको एजेंडा बनाने की कोशिश की और 87-88 में इन्होंने अपना किया। आडवाणी जी रथ यात्रा वो सोमनाथ से चले और इस तरह से ये इन्होंने एक मुख्य एजेंडा बनाया। एजेंडा बनने के बाद में ये कोर्ट होते होते ये फैसला हुआ। फैसला होना ये था कि भाई मंदिर बनेगा और इनको जमीन मुसलमानों को देगी, मस्जिद भी बनाएंगे, इस तरह से बंटवारा जमीन का कर दिया। और इन्होंने वो बीच में ढाई दिया था 92 के अंदर, ये जो बाबरी मस्जिद वाला जाता था। और वो मूर्तियां जो थी उस बार तंबू में रख करके ये पूजा अर्चना शुरू कर दी। वो मस्जिद वाला मामला वहां से समाप्त कर दिया। वो वहां से वो किसी प्रकार का हस्तक्षेप मुसलमानों का शून्य कर दिया। अब मुद्दा ये था कि भाई मंदिर बनाना था। मंदिर बनाने के मोदी जी ने इस जगह से आधा किलोमीटर दूर जाकर के मंदिर बनाया। ये जो जगह जहाँ डिस्प्यूट थी वो मंदिर पहले भी बन सकता था। आधा किलोमीटर में तो मेरे ख्याल से मुसलमान भी नहीं करते, ये मस्जिद पड़ी भी रहती तो भी कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन इन्होंने इसको ढा करके आधा किलोमीटर दूर जा करके ये मंदिर बनाया। अब मंदिर जो बना है वो अभी तक पूरा हुआ नहीं। ये आपका उद्घाटन, प्राण प्रतिष्ठा, ये कहानियां तो आपकी चल ही रही है। वो ये पॉलिटिकल इश्यू बना और इस तरीके से हुआ। अब इस इतिहास से निकल करके हम वर्तमान की पोजीशन तो सिर्फ यही है कि 22 तारीख है, प्राण प्रतिष्ठा है, पार्टियां कुछ आ रही है कुछ नहीं आ रही है, कांग्रेस ने ना दे दी। ये वर्तमान का स्थिति है। भूतकाल हमने देखा किस तरह से होते होते ये यहाँ तक विवाद 1855 से यहाँ तक पहुंचा। सरदार भी बीच में टांग अड़ेंगे। इसके बीच में शिया और सुन्नी की भी लड़ाई हुई। इस मस्जिद के लिए शियाओं ने कहा हमारी है, सुन्नी ने कहा ये है। वो एक कोर्ट का फैसला हुआ कि एक ने कहा कि हमारा राजा था इसलिए हमारी है, दूसरे ने कहा हमने बनाई है इसलिए हमारी है। इस तरह से वो विवाद भी बीच में चला, उसका भी बीच में निपटारा हुआ।
सिख भी आ गए, शिया और सुन्नी भी आ गए, हिंदू भी आ गए, हिंदुओं के बीच में अब शंकराचार्य आ गए, रामानंद, निर्मोही अखाड़ा ये भी आ गया। ये कहानियां अपनी जगह धार्मिक भावनाओं के साथ में जुड़ी हुई है। अब वर्तमान के बाद में हम भविष्य के बारे में सोचने की तरफ केंद्रित ज्यादा रहेंगे। किसी धार्मिक आस्था का मायने क्या है? क्या आस्था सिर्फ मंदिर बनने से ही पैदा हो जाती है, या किसी धर्म विशेष का उजाड़ करके दूसरी जगह मंदिर बना देना यह भी कोई आस्था का एजेंडा नहीं है। कुल मिलाकर के जितनी हम कथाएं गढ़े उससे ज्यादा मकसद नहीं लगता कि किसी की बात को कह दो यहाँ पे गाजा था, गाजा के फिलिस्तीन था, इजराइल आया, उन्होंने हटाया, इसको लगाया। ये सारी कहानियां धर्म के इर्द गिर्द दुनिया भर में चलती है। मणिपुर में अभी तो क्रिश्चियन के जितने भी चर्च थे वो जला दिए गए। फिलहाल इसमें जो ये हो रहा है समारोह प्राण प्रतिष्ठा का, इसमें कई देशों के वो आ रहे हैं, यहाँ के जो भी राजदूत वगैरह हैं वो, और कई देशों से मुकुट भी आ रहे हैं। क्यों, मेरे भी एक लिंक है, इससे मैंने पता किया कि ईयू का देश है, उन्होंने भी कई मुकुट भेजे हैं, किसी ने सोना दिया, इस तरह से चंदा भी आ रहा है। भ्रष्टाचार भी इसमें हुआ है, धर्म है, लड़ाइयां भी हुई है, खून भी बहा है। 1855 से लगातार कहीं न कहीं छुटपुट होता रहा है। कोर्ट कचहरी मुकदमे भी चले हैं, पैसा भी खर्च हुआ है, सब तरह से हुआ। ये मानव सभ्यता का पुराने भी कई जगह है, लेकिन कितना इतिहास था कितना नहीं था। अब मैं आ रहा हूं आपके साथ में इस बात को लेकर के पिछली साल 99 डिमांड है मिनिस्ट्री की, वो मैं थोड़ी सी आपके नॉलेज में डाल दूं। 21-22 के अंदर 1421 का बजट था, 22-23 में इनका रिवाइज एस्टिमेट होकर 2447.28 रहा, और 23-24 का 6618 बजट रहा। मान साहब इसको ज्यादा कर पाएंगे। इसके अंदर जो हेड लिए गए थे वो ऐसा था कि क्या काम करने थे, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ टूरिस्ट सर्किट अराउंड स्पेसिफिक थीम, स्वदेश दर्शन, ये भी लिया। इसका बजट है। स्वदेश दर्शन के नाम से इन्होंने सर्किट बनाए, रामायण सर्किट, बौद्ध सर्किट, और मैंग्रोव सर्किट सुंदरवन का, और इस तरह से करीब 8-10 सर्किट बनाए, जिन सर्किट के अंदर मुख्य रूप से इन्होंने अभी रामायण सर्किट को, जो नेपाल को भी टच करता है और यहाँ राम मंदिर का है ही, सीता का सीतामढ़ी भी है, इस तरह से इन्होंने यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया और इसके अंदर ये सर्किट बनाए। बौद्ध को इन्होंने इसलिए लिया कि वहां से टूरिस्ट का इंटरनेशनल मूवमेंट, आसपास बौद्ध धर्म का ज्यादा है, श्रीलंका है, ये है, तो इस तरह से आसपास में जो बौद्ध धर्म है, चीन में भी है, तो उन लोगों को भी कहीं लिया जा सके, और इस तरह से बौद्ध धर्म को लेने के लिए सर्किट हुआ। सर्किट के सिवाय 50 इन्होंने डेस्टिनेशन लिया, तो वो दूसरे नंबर की है, डेवलपमेंट ऑफ आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन 50 लिए, 50 का इसमें डेवलपमेंट करना था, इसके लिए इन्होंने बजट वगैरह दिए हैं। 22-23 का बजट 130 है। अब डेस्टिनेशन के अंदर ये इन्होंने ये केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये अयोध्या, इस तरह से डेस्टिनेशन लिए जिनको करना था। एक योजना बनाई प्रसाद नाम से, प्रसाद का बहुत लंबा चौड़ा नाम दिया, पिलग्रिम रिजुनेवेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंट ड्राइव, ये प्रसाद नाम की योजना आई, इसके लिए भी इन्होंने बजट दिया। और अदर सपोर्ट टू टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, गति शक्ति से तो आए और भी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिया। लोन गारंटीड स्कीम फॉर द कोविड इफेक्टेड टूरिस्ट सर्विस सेक्टर, इसके लिए भी बजट दिया। असिस्टेंट टू सेंट्रल एजेंसीज फॉर टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, चैंपियन सर्विस सेक्टर, ओवरसीज पर्सन पब्लिक इंक्लूडिंग मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंट, मार्केट को डेवलपमेंट के लिए सहायता, डोमेस्टिक प्रमोशन एंड पब्लिसिटी इंक्लूडिंग मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंट और दिया। ओवरसीज था और उसका था असिस्टेंट IHMS,
इनका चलता रहा। अब मुद्दा ये है कि ये बजट दे रहे हैं, कर रहे हैं, मंदिर भी बन रहा है। ये मेरा इसमें सबमिशन ये था कि ये टूरिस्ट के माइंडसेट से ये चीज बन रही है और नोट और वोट का कॉम्बिनेशन है कि नोट भी कमा लिए जाए और वोट भी ले लिए जाए। और अक्सर ये जो चावल बांट रहे हैं इसके अंदर मोटा मोटा जो थीम है ये है कि इसमें एक सर्वे का कंसेप्ट भी आ गया कि जिन लोगों को चावल देंगे उनकी वीडियोग्राफी होगी, कौन लेंगे, तो इनको वोटों के अंदर पहचानने में सुविधा रहेगी कि ये धार्मिक लोग हैं, हिंदू ओरिएंटेड है, ये दूध से ये नहीं है। इस तरह का एक, जैसे गणेश जी को दूध पिलाया उस तरह से ये पूरे देश के अंदर ये सर्वे का कंसेप्ट भी आ गया। अब हम राजनीति, धर्म और टूरिस्ट, तीन शब्द मैंने काम में लिए। काम में लेने के बाद में एक शब्द और लिया कि वर्ग विशेष को पुष्टअप करने के लिए इनको कुछ मतलब इनको हो जाए। वर्ग विशेष के मायने जाति से हो गया तो ब्राह्मणों के लिए, धर्म से हो गया तो हिंदुओं के लिए, और बौद्ध जो है वो ही है। इस बीच में जैन का मैं एक वीडियो पढ़ रहा था, तो जैन जो भी तीर्थ स्थल थे उन्होंने इस तरह का टूरिज्म मॉडल नहीं देने के बजाय उन्होंने अपना सेल्फ ओरिएंटेड टूरिज्म लिया। इन्होंने कहा कि भाई देखो हमारा ये तपस्या स्थल है, तो ये आप जो कर रहे हो ना ये इंटरनेशनल मार्केट आयर ये हम नहीं चाहते, हम तो तपस्या के लिए काम करते हैं। और उन्होंने अपने तरीके से वो, क्योंकि वो क्लास जो है वैसे ही इकोनॉमिक क्लास है, तो उनका माइंड सेट उस तरीके से है, पहले से ही उन्होंने उस तरह से सेट कर रखा था। उनका सेल्फ सेंटर्ड है, आपस में इनके लोग ही आते हैं, बाहर से भी इनके लोग हैं, इसलिए अर्थतंत्र पे वैसे इनका कब्जा, इसलिए इनको गवर्नमेंट की टांग अड़ाई नहीं। इधर इन्होंने ट्रस्ट बनाई, चंपत राय ट्रस्ट बने, शंकराचार्य नाराज हुए, घपला हुआ ट्रस्ट में, ये सारे कुछ होके, और हम इसको देख रहे हैं आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन मोटा मोटा इसके अंदर भाव ये है कि इस ट्रस्ट के मार्फत कुछ पैसे आए और पैसों का धर्म के नाम से कलेक्ट किए हुए आम लोगों के चंदे से, धर्म से या टैक्स से जो भी पैसा आए उसको यूटिलाइजेशन करने के लिए एक ट्रस्ट के मार्फत किसी पार्टी का इनडायरेक्टली कब्जा रहे। इसलिए इन्होंने एक आइडिया भी रखा कि नो लिफ्ट टू एनीबॉडी, हमें किसी को लिफ्ट भी नहीं मारनी है, अपने तरीके से काम करना है ताकि हमारी ट्रस्ट का कब्जा रहे और हम इसको चलाएं। ये गुजरात के अंदर इस तरह के मॉडल सोमनाथ में भी है, द्वारका का अपना एक मठ है, इसलिए उसका एक ट्रस्ट अलग है, इसलिए अभी इनका उनमें इतना नहीं है दखल, क्योंकि वहां के शंकराचार्य चार हैं जो अलग है। लेकिन ज्यादातर ये टूरिस्ट को कब्जे करने की जो कवायद है वो ट्रस्ट के मार्फत गवर्नमेंट के सेटअप पे, धर्म, राजनीति, और फिर इनका जो मॉडल आया था इसमें ये रोजगार के लिए, जो मैंने बजट का सुन रहा था, तो 9 तरह की भाषाओं की ट्रेनिंग देंगे, कुछ गाइड बन जाएंगे, एग्रीकल्चर सेक्टर का प्रेशर कम करके इस सेक्टर में घुसाने के लिए इनको रोजगार भी देना था कि सर्किट होंगे उन पे, जैसे गाड़ी चलेगी, टैक्सी चलेगी, उड़ान से हवाई जहाज आएगी, फिर इनका जो है रेल से कुछ होगा, होटलें खुलेगी, दुकानें चलेगी, इस तरीके से होगा। इसके बीच में राम और ये जो भी हैं केदारनाथ और शिव जैसे उज्जैन के जो है वो खुला है। इस तरह से ये व्यवस्था जो है लगभग चलती रहेगी। हाँ, मैं और इसमें जोड़ूंगा, इसके पहले मैं मान साहब को ले लूं, क्योंकि मान साहब का मैंने इनको यही कहा था, मान साहब और रूपचंद जी जुड़े हुए हैं, कि मान साहब हम इस बात पे केंद्रित रहें कि क्या ये टूरिस्ट एजेंडा है, ये टूरिज्म का मामला है, और इस टूरिज्म के मामले में कहां कहां से पैसे किधर जाएंगे, क्या होगा, ट्रस्ट के क्या व्यूज हैं, कैसे हो सकता है, कितने आए हैं पैसे, क्या क्या हुई है, इसकी जानकारी हमें मान साहब, तो ओवर टू मान साहब। हाँ, धन्यवाद सभी को, जय हिंद। वैसे आपने पूरी हिस्ट्री शुरू से इसकी बताई थी पर्यटन में, कि शुरू से ही प्राचीन काल से टूरिज्म डिपार्टमेंट धर्म से जुड़ा हुआ है, हालांकि जैसा आपने बताया। लेकिन मैं बता दूं, मुख्य रूप से जैसे भारत का जो बजट आता है इसमें अलग एक टूरिज्म डिपार्टमेंट है, जैसे आप तो जिसकी डिमांड नंबर 99 है, उसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एक अलग विभाग है जिसका एक मंत्री है, अपने किशन रेड्डी जी के मंत्री हैं, मंत्रालय के अधीन रहता है। तो इसमें तो पूरे देश के लिए आता है, हर धर्म के लिए। जैसे अजमेर में दरगाह है, ये अन्य सरदारों का
दूसरे कई धार्मिक स्थल हैं, उन पे भी खर्चा होता है। लेकिन पिछले 2 साल में देखा गया है कि 2400 करोड़ रुपए जो है ना इसके लिए आवंटित किए थे 22-23 में भी और 23-24 में भी। लेकिन चूंकि 22-23 में जो एक्चुअल खर्चा हुआ था वो 1343 करोड़ ही हो पाया, इसलिए उन्होंने आगे बढ़ाया नहीं, उस खर्चे को वही रखा। उसमें मेन खर्चा होता है जैसे नई हर इस डिपार्टमेंट में, जैसे एक राजस्थान का उदाहरण दूं आपको कि हर स्टेट में टूरिज्म डिपार्टमेंट खोले हुए, जैसे राजस्थान में आरटीटीसी है, होटल डिपार्ट निगम अलग है। इसी तरह राज्य देश के स्तर पर भी, नेशनल लेवल पे भी, इंटरनेशनल लेवल पे भी इनकी जो है ना वो प्रचार प्रसार के लिए अलग संस्थाएं वो बनी हुई हैं जो सरकारी हैं। जैसे राजस्थान में होटल जो पर्यटन का जो विभाग है वो सरकारी होटल खोलता है जगह जगह। जैसे उनका नाम पहले ढोला मारू था, वो लोगो रखते हैं अपने, पधारो मेरे देश। जैसे राजस्थान की अलग राज्य नीति वो है, अपनी पर्यटन नीति है, उसके अनुसार रंगीलो राजस्थान के नाम से लोगो लगाते हैं। फिर कभी अपना दूसरा लोगो चेंज कर लेते हैं। तो ये पधारो मेरे देश ये बड़ा अच्छा चला। इसके लिए जो स- राज्य सरकार भी अपना अलग से 1500 करोड़ रुपये जो है ना खर्च करने का इसमें रखा था इन्होंने, क्योंकि मेन तो स्टेट का है। और जो नेशनल लेवल के हैं वो इंटरनेशनल लेवल तक भी जो है ना उनमें सुविधाएं देते हैं। जैसे अभी अपन ने देखा कि मालदीव में जो थोड़ी अनबन हो गई थी, मोदी जी के बारे में कहा था उन्होंने, तो एक एयरलाइन ने अपने सब बुकिंग थी जितनी, सब के सब घाटा खा के भी उन्होंने कैंसिल कर दी। तो मालदीव का जो है ना टूरिज्म इतना खराब, वो जो लोग जाते थे भारत के, उन्होंने एकदम से जाना बंद कर दिया, तो आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो गई। तो मुख्य उद्देश्य तो हमारी जो राष्ट्रीय नीति है उसके अनुसार है कि पर्यटन से हमें रोजगार मिले, और रोजगार से मतलब आमदनी हो हमें, हमारे विदेशी लोग यहाँ आए तो विदेशी धन आए, जो है उससे रुपये का अवमूल्यन भी बढ़े, जो है जो कम हो गया उसकी कीमत बढ़े, और हमें फॉरेन करेंसी देश में आए। इसलिए हम तरह तरह के प्रयास करते हैं देश। इसीलिए देश जब बजट आता है तो बजट में, हालांकि इसमें ये मंत्रालय छोटा सा मंत्रालय है, इसमें ज्यादा बजट नहीं होता, लेकिन इनसे संबंधित जितने विभाग हैं देश के, जितने ग्रांट हैं, जैसे रेल विभाग है, रोडवेज है दूसरी, जो तो वो इनको फ्री वो देते हैं। जैसे पीओडब्ल्यू चलिए, वो रेल मंत्रालय एक अलग निगम बना दिया, एक तरह से वो ऑटोनोमस बॉडी को दे दिया कि आप ये पीओडब्ल्यू चलाओ, जिससे विदेशी खाली उसको विदेशियों के लिए वो यात्रा करते हैं, क्योंकि उसका जो है ना लाखों रुपए का टिकट का किराया है। तो वो उसीलिए उन्होंने वो बना दिया कि यहाँ पीओडब्ल्यू चलेगी, पैलेस ऑन व्हील्स। जैसे राजा साइट हाट से, हालांकि खर्चा भी बहुत होगा, कई बार वो घाटे में भी गई है, खाली बल 10-12 सवारी चलती है तो बड़ा घाटा भी होता है रेलवे, उसको निगम उसको अलग जो संस्था बनाई है। लेकिन इससे रेलवे को फायदा, रेलवे अपना पटरी पे चलने का उनसे वो किराया हॉलेज चार्जेस ले लेती है और बना के साधन देती है। तो जो ये जो नीति बनाई है राष्ट्रीय स्तर पे, पर्यटन नीति बनी हुई है, पहले से कई सालों से चलती रहती है। तो इन्होंने पिछले साल राज्यसभा में भी, यहाँ जो अपने मंत्री थे के सी रेड्डी साहब, इन्होंने 7 चीजें बताई थी कि इस नीति हमें जो नई नीति है, इससे हम पर्यटन को, विदेशी पर्यटन भारत में आए, इससे आमदनी बढ़े। हमारी मुख्य उद्देश्य ये था लोगों को रोजगार मिले। जैसे आपने बताया वो गाइडों की ट्रेनिंग देना, गाइड बनाना, नए नए कई भाषाएं सीखना, क्योंकि फॉरेनर्स आते हैं तो उनकी भाषा, अपनी सब लोग हिंदी नहीं जानते, तो उनको जर्मनी भाषा सिखाना, इंग्लिश तो ज्यादातर सीख लेते हैं, बाकी दूसरी अन्य भाषाएं, रशियन, चाइनीज, ये इनकी ट्रेनिंग इसलिए देते हैं कि जैसे विदेशी लोग आए तो वो गाइड उनको आसानी से मिल जाए और उनको सुविधाएं हों। तो तरह तरह की सुविधाएं देने के लिए हम खर्चा करते हैं भारत की। इसी तरह जैसे आपने बताया आस्था का केंद्र है राजनीति से, ये जो अब चल रहा है प्राण प्रतिष्ठा का, इससे हालांकि पर्यटन बढ़ेगा कि लोग, देखो भारत के ही लोग करोड़ों में वहां इकट्ठे जाने शुरू हो गए हैं, और स्पेशल ट्रेनें चले, जयपुर से भी 2 आस्था स्पेशल के नाम से गाड़ियां चलेंगी, 2-3 दिन लगातार लोग जाएंगे। तो पूरे देश से तो आएंगे, विदेशी लोग भी जो है ना, 22 देशों से विदेश के लोग भी आ रहे हैं, और वो चंदा दे रहे हैं, वो अलग है। तो इससे हालांकि आर्थिक स्थिति भारत की बढ़ती है, ये तो पैसा जो आएगा, लोगों जो वहां रहते हैं उनके दुकानदारी चलेगी, उनके हर तरह के व्यापार चलेंगे, जो ऑटो रिक्शा वाले क्या है, चाय की दुकान है, काफी प्रगति होती है उस क्षेत्र की। लेकिन जो इन्होंने जो अभी एक तरह से इसको राजनीतिकरण कर दिया, यानी ये बीजेपी का प्रोग्राम बना दिया। कांग्रेस ने यही तो कहा, जाने से मना नहीं किया उन्होंने, ये कहा कि हम तो जाएंगे, बाद में जा सकते हैं। लेकिन ये एक तरह से वोटों की राजनीति करके बीजेपी ने अपने खुद के आदमी लगा के उनका प्रचार प्रसार कर दिया कि हम कर रहे हैं, ये बीजेपी का प्रोग्राम बन गया एक तरह। इसलिए इसमें ज्यादा दोष है। बाकी लोग लेह लद्दाख तक जाते हैं, कितना टूरिज्म है। तो ये देश में हर जगह ऐसा, मतलब भारत एक ऐसा देश है जहाँ टूरिज्म की सबसे अपार संभावना है।
यहाँ 0 - 40 डिग्री से लेकर के +50% तक धरों में कितनी गर्मी पड़ती है। तो हर तरह का यह मौसम है। साल में जैसे 6 ऋतुएं मानेंगी तो भारत में हर ऋतु का आप आनंद ले सकते हो। अब दिसंबर के महीने में लोग साउथ में जाते हैं, गोवा घूमने जाते हैं, कितना वहाँ टूरिज्म है गोवा में। गर्मी में लोग शिमला और नैनीताल, डलहौजी, श्रीनगर, पूरे कश्मीर में या हिमाचल में घूमने जाते हैं, शिमला आदि। तो वो क्या है, वो टूरिज्म है सब। वहाँ एक तरह से टूर करने जाते हैं लोग। तो टूर के पैकेज तो सरकार इनको तो क्या करती है, जैसे एजेंसियां हैं उनको कुछ लाभ देती है। जैसे पिछले बजट में इन्होंने किया था कि जो बड़े होटल हैं, एयर कंडीशन वालों पे टैक्स लगाया था। फिर कहा कि जिसका किराया जिस होटल का 1001 रुपये से लेकर के 7,500 तक है, उसको जीएसटी में उन्होंने 12% की छूट दी थी। और जो 7,500 प्रतिदिन का किराए से बड़े कमरे हैं, उनमें उन्होंने 18% की छूट दे दी। जिससे विदेशी लोग जो आए या अपने डोमेस्टिक भी जो कहीं घूमने जाए देश में ही, तो उनको कुछ खर्चा कम करना पड़े तो वो अपने घूम सकें। तो घूमने से देखिए, मानव नेचर है कि आदमी शुरू से ही घुमक्कड़ रहा है। जैसे पहले छोटे दल पे जाते थे, और अब हर लोग छुट्टियों में जैसे प्लान बनाते हैं कि हम 10 दिन के टूर पे जाएंगे। इसी तरह सरकारें भी यात्राएं कराती है। जैसे राजस्थान ने सीनियर सिटीजन के लिए पिछले 2-3 साल में हर साल जो है ना 15-20 हजार लोगों को, सीनियर सिटीजन को यात्राएं कराती है फ्री में। तो वो पूरे मंदिरों में, धार्मिक स्थानों में लोग ज्यादा, बूढ़े आदमी ज्यादा जाने चाहते हैं, तो उन्होंने एक सर्किट बना रखा है कि एक ट्रेन जाएगी जयपुर से और वापिस 10-15 दिन घूम करके वो यही आएगी। तो उनको फ्री खाने वाने की व्यवस्था सरकार करती है। वो इसीलिए करते हैं कि लोग बढ़े, फिर अपने आप भी लोग जाएंगे दूसरे। तो आपको ध्यान होगा कि राजस्थान में 1 लाख लोगों ने उसका रजिस्ट्रेशन करा रखा था। अभी सबका नंबर आया नहीं। इसी साल 20,000 जा सके, उससे पहले भी गए थे लोग। इसी तरह हर जो राजस्थान से रोडवेज बस आती है, मतलब हर जिले से, जैसे पहले 30 जिले थे, तो हरिद्वार में हर बस जाती है शाम को, सुबह वहां पहुंच जाती है। लोग वहां अस्थि चढ़ाना जो काम करते हैं, धार्मिक अपने अनुष्ठान करके, और दूसरे दिन वापस अपने जिले में आ जाते हैं। तो इस तरह की सुविधाएं देना जो है ना, सरकार अपनी स्टेट, हर स्टेट अपने अलग बनाता है। जैसे आपको बताऊं, राजस्थान में जो आरटीटी होटल है, इसमें पहले बड़ी सफाई रहती थी। सरकारी कर्मचारी होते थे, उनको एक निगम के ही कर्मचारी, एक तरह सरकार की तरह उनको अच्छी तनख्वाहें मिलती थी। लेकिन उन्होंने क्या खर्चा ज्यादा कर दिया, बड़े घाटे में आने लग गए। तब इन्होंने प्राइवेट को देना शुरू किया ना। राजस्थान के आरटीसी के तो होटल इतने अच्छे थे, मैं कई बार ठहरा हुआ हूँ, बड़े अच्छे लोग वहां से। ऐसे लोग थे कि बच्चे भी जो है बियर पीने जाते थे वहां, इतनी उनकी कमाई होती थी कि रोजाना हजारों बियर की बोतल बिकती थी वहां पे। तो इस तरह से हर रास्ते में जैसे रोडवेज कहीं रुकती है, वहां ये उसमें ठहरते थे। दिल्ली जाओ चलो तो रास्ते। ठीक है मान साहब, कुल मिला के आप ये कहना चाह रहे हैं कि रोडवेज नहीं, ये जो टूरिज्म का डेवलपमेंट है, मैं इसमें रूपचंद जी को लेने के पहले थोड़ा सा एक सबमिट कर दूं कि इन्होंने थाईलैंड का कंपेयर, जो मैं नीति पढ़ रहा था इनकी टूरिज्म नीति, तो इन्होंने कहा यार थाईलैंड जो है हमारे से डबल कमाई कर रहा है टूरिज्म में। छोटा सा देश है, भूटान भी हमारे से तेज पड़ रहा है वहां पे पर्यावरण के हिसाब से। और इस तरीके से कई लोग जो है इसमें, थाईलैंड में अयोध्या है, तो इन्होंने सर्किट को इनडायरेक्टली नेपाल थाईलैंड तक ये लिंक अप किया। इस बीच में ये मालदीव वाली कहानी तो आई है बीच में, तो समुद्र का भी इन्होंने लिया है कई जगह। लेकिन मोटा मोटा जैसा कि उन्होंने कहा मान साहब ने कि ये तो सभी धर्म का बजट था, लेकिन इन्होंने मैक्सिमम जो है कैपिटल पर भी 30 करोड़ रुपए कैपिटल पर खर्च किए हैं इस साल, और 20 करोड़ पिछले साल किया। यानी एक एक धर्म पे, एक विशेष वर्ग की बात या वैश्य धर्म की बात है, उसकी तरफ ये लोग बढ़ रहे हैं। तीसरा ये मैं कह रहा था कि गोरखपुर जो है, अयोध्या के सिवाय वहां का मुख्यमंत्री गोरखपुर धाम से है, तो वहां एक क्रूज है। तो क्रूज की बुकिंग हो चुकी है। एक क्रूज में 4 साल की ऑलरेडी बुकिंग हो सकी है। वो लाखों में एक टिकट सही 7 लाख का कैसा है वो, कोई में यहाँ से चलता है पूरी गंगा होते होते वहां कलकत्ता हुगली में जाके कन्वर्ट होता, वहां तक होगा। तो ये क्रूज वाला, वाटरवेक वाला, ये इस तरीके से ये सारा ढांचा बन रहा है। तो गोरखपुर में क्रूज लगा रहे हैं। और इधर ये जो कश्मीर का जो घाटी का टूरिज्म था, वो करीब करीब चाहे तो इससे आतंकवाद के कारण से हुआ हो या सरकार की पूरा टूरिज्म इधर लाने का रहा, इस कारण से रहा हो, ये कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि फिल्म शूटिंग वगैरह पहले कश्मीर में होती थी।
अब मुंबई की फिल्म शूटिंग को योगी जी 1,000 करोड़ रुपए बजट में ला करके और यहाँ फिल्म शूटिंग का भी टूरिज्म का ये जो है वो ला रहे हैं। एक अहमदाबाद का टूरिज्म आ रहा है मेडिकल का, मतलब कोई छोटे छोटे देश हैं यहाँ ऑपरेशन वगैरह इनके लिए ये आ रहा है। कुल मिला के एग्रीकल्चर का ये कंट्री, रूपचंद जी मैं आपको इससे पहले लूं कि एग्री बेस ये जो पब्लिक है यहाँ की, इसको टूरिज्म में हमारे पैसे भी लिमिटेड हैं। एक एक बार राम मंदिर देख लिया या कुछ भी देख लिया तो फिर कौन देखेगा? विदेशी टूरिज्म किस तरह से होगा, ये सस्टेनेबल कैसे होगा, क्या होगा? इस बीच में आप एक धर्म से आप काउंटर करो तो वो क्यों आएंगे? आपके मुस्लिम आपका देखने क्यों आएंगे? ईसाइयों को आप मणिपुर में करोगे तो वो आपके, क्योंकि एक ही छोटा सा इंसिडेंट होते ही वो कह देंगे कि नहीं चलो वहां नहीं चलते हमारे, तो उनका टूरिज्म। तो एक रिलीजियस बेस्ड टूरिज्म को इतना हाईलाइट करना कितना क्या ठीक है और किस तरीके से ये ढांचा खड़ा किया जा रहा है? किसान और मजदूर वो सारे एक तरफ करके और आप एक तरफ, इस तरह का एक मॉडल लॉन्च कर रहे हो, हाईलाइट कर रहे हो सिर्फ इसलिए कि हिंदू वोटों का एक ध्रुवीकरण हो और उसके अंदर कमाई किस तरह से हो। तो फिल्म शूटिंग में, क्योंकि वहां मोमडन है ज्यादातर, बॉम्बे में हीरो वगैरह डायरेक्टर वगैरह इस तरह से, तो वो भी इधर ट्रांसफर करना, पूरा वो ढांचा इधर लाना। और कश्मीर बहुत अच्छा टूरिज्म प्लेस है ऊपर का, लेकिन उसको भी नेग्लेक्ट करना और ये हब बनाना टूरिज्म का, ये हम विरोध नहीं करते, देश का विकास है, सब कुछ है। और आस्था का अपना अपना पर्सन है, राम तो सबके घट में है, वो बात ठीक है, लेकिन ये अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा वगैरह ये सारे कुछ मॉडल चल रहे हैं। तो सोशियो टूरिज्म के मामले में आप रूपचंद जी क्या कहेंगे? एक ह्यूमन सोसाइटी गाजा से लेकर के, या यहाँ 3 धर्म है वहाँ, ईसाई भी वहीं के हैं, इस्लाम भी वहीं से शुरू हुआ है और ये अभी जो है ये 3 धर्म का वहाँ जमावड़ा है, वहाँ अभी युद्ध रुका ही नहीं है, इधर ये कर रहा है। और 55 देश से ज्यादा ईसाई ये मोमडन कंट्रीज हैं जिनके साथ हमारा तेल के समझौते हैं। तो हम कोई नेचुरल टूरिस्ट है या हम ये जो हमारा 7,500 किलोमीटर का करीब करीब है समुद्र का तट है, तो यहाँ क्रूज है, वैसे इंटरनेशनल क्रूज कह रहे हैं कि ये कर रहे हैं, तो यहाँ कुछ इस तरह की व्यवस्था करके, और जैसे गोवा का पार्ट है, गोवा को हम इस तरह से कलकत्ता तक इधर करते, नॉर्थ ईस्ट का टूरिज्म का मॉडल हम जो है और तरीके से भी कुछ कर सकते थे, वादियों में कश्मीर का कर सकते थे, लेकिन ये बीच में ला करके यूपी के यहाँ पे सिर्फ एक मंदिर की केंद्रित करके जो टूरिज्म किया है, इसका क्या भविष्य हो सकता है? क्या ये सस्टेनेबल भी रहेगा कि नहीं रहेगा? कौन सी कोई घटनाएं कोई इस तरह की होगी? क्या ये सरकारें जाएगी? क्या एक बहुत बड़ा इस तरह से करना, फिर इसके अंदर ट्रस्ट बना करके धन का किस तरह से दुरुपयोग होगा, कैसे होगा? क्योंकि मंदिर तो जो था जिस जगह बनाना वहां बनाया ही नहीं, दूसरी जगह बना दिया। ये सारी परिस्थितियां हमारे सामने है। तो रूपचंद जी, ओवर टू रूपचंद जी। पहले सबको नमस्कार। आवाज आ रही है? हाँ आ रही है जी, आप बोलिए। अच्छा, मैं तो थोड़ा बीमार हूँ, शायद गला भारी होगा। ये जो एजेंडा लाया हनुमान जी आपने, ये एक बड़ा टिपिकल और कंसिडरेबल एजेंडा है ये देखने वाला, कि पुराने लोग, जब से लोग एग्रीकल्चर सोसाइटी थी या पुराने लोग थे, वो आपस में मुलाकात का जो सेंटर था वो तकरीबन धार्मिक प्लेसों पर ही करते थे ज़्यादा, कि अगर दूसरे जगह जाना है तो धार्मिक प्लेस पे जा करके मुलाकातें वगैरह, और बड़ी लार्ज गैदरिंग होती थी। और हमारे यहाँ ये कल्चर रहा है कुंभ का बकायदा, कि लार्ज गैदरिंग 4 साल के बाद या 5 साल के बाद या 12 साल के बाद, उस तरीके से ये लोगों का एक मिलने का साधन रहा है बकायदा। चाहे वो हज का हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी का हो या ज्यूज का हो, वो एक मिलने का सेंटर रहा, क्योंकि हर आदमी जो है, पुराने लोग जो पॉपुलेशन कम थी तो लोगों के अंदर इंटरेक्शन बड़ी कम होने की वजह से, इसलिए मिलने की अर्जी ज्यादा स्ट्रांग थी। वो बढ़ते 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 आगे चलता गया, जैसे साइंस आगे बढ़ गई, तो अब हर
मजहब की अपनी रिस्ट्रिक्शंस हैं। एक जैसे अपने यहाँ एग्जांपल दे दें आपको, उसी मजहब को हम टूरिज्म एंगल से देखते हैं कि जो भी मजहब की अपनी रिस्ट्रिक्शन हो गया, जो भी उस टूरिज्म पे जाएगा वो उस निज़म को फॉलो करता है। कि जैसे आप दरबार साहब में जाओ तो वहां अपनी मर्जी के मुताबिक कहो कि मैं जाकर के 555 सिगरेट पीऊंगा और जाऊंगा, वो ये इम्पॉसिबल है। सिर ढक के नहीं जाऊंगा मैं बाहर, वो ऐसे नहीं हो सकता, ढक के बगैर नहीं जा सकते। ऐसे ही कटरा में है कि कटरा में आओ देवी वैष्णो देवी के दर्शन करो, मगर कटरा में आप मीट और शराब की अवेलेबिलिटी नहीं है। इसका मतलब यह है कि रिलीजियस टूरिज्म जितने भी हैं वो रिस्ट्रिक्टेड हैं, और जब आपने रिस्ट्रिक्टेड लाइफ गुजारने के लिए आना है कहीं भी, तो फिर वहाँ एक फेथ ओरिएंटेड बात बन जाती है। और हमारे वालों का ट्रेंड जो बना हुआ है, ये जो इस गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया हुआ रिलीजियस, जो अपना वो बता रहे थे आप, क्या कॉरिडोर बनाए हैं इन्होंने या सर्किट बनाए, सर्किट बनाए हैं रिलीजियस सर्किट, ये इंडिकेट करता है कि हमारी जनता बैकवर्ड होने की वजह से हम इनकी डेवलपमेंट हो या ना हो, मगर धार्मिक के नाम पर अगर हम पावर में टिके रहें तो ये सबसे इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी है, पावर पे। विकास की बात नंबर 2 पर है। अब अगर टूरिज्म में देखो अगर आप तो जितना इको टूरिज्म कश्मीर अट्रैक्ट करता है, ले अट्रैक्ट करता है, या नॉर्थ ईस्ट अट्रैक्ट करता है, या गोवा अट्रैक्ट करता है, या शिमला अट्रैक्ट करता है, या हिमालय अट्रैक्ट करता है, उतना शायद रिलीजियस प्लेस कोई नहीं करती होगी। रिलीजियस प्लेस जाते हैं लोग, बूढ़े लोग, मगर नौजवान जो स्पेंडिंग करने जाते हैं, जो लाइफ को इंटरटेनमेंट करने जाते हैं, वो सिर्फ इन प्लेसेस पे जाते हैं। और इनका अगर आप डाटा निकाल लो, अगर आपके इको टूरिज्म का और रिलीजियस इको टूरिज्म की इनकम कितनी है, तो उसमें इको टूरिज्म का इनकम जो है वो ज्यादा होगी, क्योंकि जो गोवा में जाएगा वो लाइफ के एंजॉयमेंट के लिए जाता है, शिमला में जाते हैं, श्रीनगर में जाएंगे, या कहीं नॉर्थ ईस्ट में जाए तो वो अपनी लाइफ के एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं। एक है सफारी टूरिज्म कि जो लोग वाइल्ड लाइफ देखना चाहते हैं, वो बाकायदा जैसे नेपाल ने बनाया हुआ है, तो वहां पर लोगों को वो घुमाते हुए, जहाँ तो सफारी टूरिज्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहाँ तो आप बना सकते थे मगर नहीं। और एक है हिस्टोरिकल टूरिज्म कि जो वर्ल्ड के लोग, अब क्रिश्चियन जो है वो वैष्णो देवी में आएगा क्यों, ये तो बता दे हमें कोई। इतनी क्रिश्चियन वर्ल्ड है, इतनी मुस्लिम वर्ल्ड है, वो वहां पर अयोध्या में या काशी में आएगा करने क्या, ये तो बता दे कोई। अगर इंटरनेशनल टूरिस्ट आने हैं तो वैष्णो देवी को, या इसको अपना राम मंदिर को, या कृष्ण मंदिर को, या द्वारका जी या सोमनाथ मंदिर में आना, देखने आना है उन्होंने, वो आएंगे अगर, तो वो उनका आर्किटेक्ट एंगल से देखने आएंगे कि कैसे बनावट हुई है, कैसे पत्थर तराशे गए और कैसे इनका वो शिलान्यास किया गया है, और सारी वो स्क्रिप्चर बनाए गए हैं, जो कैसे मूर्तियां गढ़ी गई हैं, वो उस एंगल से देखेंगे आकर के। इसलिए जो हिस्टोरिकल टूरिज्म है, तो इन्होंने एक पिछली सरकार के वक्त एक आया था पैरिस ऑन द व्हील, ये ट्रेन चलाई थी बड़ी महंगी, पैरिस ऑन द व्हील। तो पैरिस ऑन द व्हील पर वो ये मुफ्त गई जब ब्यूरोक्रेट वगैरह उसको इस यूज करते रहे फ्री में, चाहे सीबीआई का डायरेक्टर हो या कोई हो, तो पता लगा बाद में कितने करोड़ का तो घाटा पड़ गया है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि हिस्टोरिकल टूरिज्म हमारे पास है, वो अंडरमाइन करते हैं हम। सफारी टूरिज्म हमारे पास है, उसको हम अंडरमाइन कर देते हैं। इको टूरिज्म है, उसको हम अंडरमाइन कर देते हैं। नेचुरल टूरिज्म है, जो हिमालय की ट्रैकिंग पर जाते हैं, माउंट के ऊपर, वो टूरिज्म है हमारे पास, वो अंडरलाइन करते हैं। हम सिर्फ उसी को करते हैं कि वो जो कॉमन मैन और बोर्ड को जोड़ करके हमें पावर में ले आए। इसलिए रिलीजियस टूरिज्म जो सर्किट बनाए हमने, वो उस एंगल से बनाए हैं। इस एंगल से अगर हिंदू फेथ वाला आदमी यूरोप से आएगा तो कौन है जिसको जर्मन चाहिए, ये तो बता दे कोई। अगर जर्मन में रहने वाले अपने वो साथी, जैसे वो अपनी जो लाइन में आते हैं, मीटिंग में आते हैं फ्रांस वाले साथी, वो अगर आएंगे तो
उनको क्या वहाँ ट्रांसलेटर चाहिए, यहाँ फ्रेंच ट्रांसलेटर चाहिए कोई? मैं थोड़ा सा इंटरवेन कर दूं, इसको थोड़ा करिए। लाइन डाइवर्ट कर रहा हूं आपको। मैं ये कह रहा हूं कि धार्मिक टूरिज्म लोकल लेवल पर, जैसे तिरुपति बालाजी से लेकर के, साउथ से लेकर के, और लोकल लोगों का टूरिज्म का फंडा, जैसे राम रहीम का इधर ये मामला चल रहा है या इधर ये चल रहा है, इन जैसे अयोध्या के अंदर ये टोटल यूपी के लोगों को फ्री अयोध्या का दर्शन कराएंगे, ऐसा सुना है। वो बसें लगाएंगे या जैसे भी करेंगे। एक थीम ये है कि लोकल टूरिज्म को ये लोग धर्म के नाम पे, धर्म की अफीम के नाम से अट्रैक्ट करेंगे, वोट के नाम पे करेंगे। एक है हमें डॉलर प्राप्त करने की नियति से, तो डॉलर वाली बात तो आपकी बिल्कुल सही आ रही है कि भाई ने तो बौद्ध वाले यहाँ आएंगे, ने यहाँ ईसाई आएंगे, ने यहाँ मोमडन आएंगे। मोमडन तो आने का पर्सन ही नहीं। अब रहा सवाल कि भाई लोकल टूरिज्म का मॉडल क्या ये सस्टेनेबल है? क्योंकि मैंने पहले आपको लाइन ये कही थी कि लोकल आदमी एक बार मंदिर जाने के बाद में देख लिया, खत्म। मैं इस अयोध्या के इस मंदिर को, जो बाबरी मस्जिद का ढांचा गिरा हुआ, मैं जाके आया, देखा मैंने वहां पे ये, तो इसके ऊपर आप क्या टिप्पणी देना चाहेंगे रूप सर? लोकल और बाहर में क्यों? थाईलैंड में बाहर के हैं, ये उसकी नकल कर रहे हैं। थाईलैंड का टूरिज्म इतना हो गया, हम भी करेंगे। सर्किट आप बना रहे हो, ठीक बात है, लेकिन सर्किट में हमारे आदमियों को घुमाओगे तो वो एक बार घूम के थक के रुके वापस बैठ जाएगा। सस्टेनेबिलिटी तो नेचर के साथ है, हिस्ट्री के साथ भी थोड़ी बहुत है, लेकिन समुद्र तट के साथ में है, और बाकी इको टूरिज्म के कंसेप्ट पे है। रिलीजियस टूरिज्म के अंदर एक बार आदमी चला गया, चाहे रामेश्वरम गया, कन्याकुमारी गया, वो गया, ये सारे तीर्थ करके, और एक बार बस में आपको किसी को डाला घुमा के, जैसे मान साहब कह रहे थे, ओल्ड एज के लोगों को घुमा रहे हैं, दिल्ली वाले केजरीवाल जी घुमा रहे हैं, राजस्थान वाले भी घुमा रहे हैं, तो एक बार घूम लिया। बूढ़ा आदमी कितना घूमेगा करेगा, तो बुढ़ापे की तरफ है, बार बार जाने का कंसेप्ट नहीं है। बाहर के टूरिज्म का ये लोग कह रहे हैं कि हम G20 में लोगों को घुमा, यार बाहर के आएंगे, इसके बारे में क्या टिप्पणी देना चाहेंगे आप? इसके बारे में अपनी राय ये है कि बाहर वाला धार्मिक प्लेस पे किसको घुमाएंगे, ये जो नॉन फेथ होल्डर हैं या फेथ होल्डर को, एक बात। और जो फेथ होल्डर एक बार घूम गया, वो दोबारा उसी प्लेस को बार बार क्यों देखेगा जाकर के, ये तो बता दे कोई। इसलिए वंस रिलीजियस टूरिज्म जो है वो फॉरेनर के लिए वंस है, जो इंडियन ओरिजिन को फेथ का होगा। बाकी दूसरी बार जहां पर वो कोई करने क्या आएगा, या तो उसने कोई अपनी मन्नत मानी होगी तब वो आएगा, ऐसे मन्नत मानने बगैर कोई आएगा नहीं। हज करने तो आज दुनिया में आदमी एक बार जाता है, बार बार तो हज करने जाता कोई नहीं है। सेम पोजीशन जहां पर है कि 4 धाम की यात्रा करने बुढ़ापे में एक बार आदमी जाएगा, उसके बाद घर बैठ जाएगा। इसलिए जो बड़ा एक फ्लॉप प्लान है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और उस फ्लॉप प्लान में जो लोकल लोगों को, रिलीजियस लोगों पे घुमा करके और अपना वोट बैंक और पावर में टिके रहने का सर्किट है। बाकी और मुझे कोई नजर नहीं आता। धन्यवाद। अब मैं यूपी से जुड़े हुए हैं वीरेश जी और डीपी सिंह जी, आपके वहां का ये पूरा है, हमने विश्लेषण कर दिया कि ये सस्टेनेबल होगा कि नहीं होगा। आप लोग घूम के एक बार आ गए, हमें भी एक बार आपने दिखा दिया, मेरा भी मन चलेगा, मैं एक बार रख अयोध्या देख के आ जाऊंगा। बार बार मैं क्यों जाऊंगा? मैं बच्चों को भी क्या कहूंगा कि वहां जाकर के ये करना वो करना। ठीक है, आस्था एक बार हुई, हमने यहीं बैठे हाथ जोड़ दिया, कर लिया। तो वीरेश जी आप, और फिर मैं डीपी सिंह जी को लेऊंगा कि यूपी के लोगों का क्या सोच है। जैसे मैंने फिल्म वाली बात तो आपको बताई, धन कमाने के लिए गवर्नमेंट की बात भी मैंने आपको बताई, कुछ वर्ग के लोगों की दुकान खोल के बैठने के अंदर उनको भी कमाई का कुछ जुगाड़ हो गया, ये ट्रस्ट बन गई। तो जिस ट्रस्ट के पदाधिकारी है, जिसमें मान लो ये मोदी जी और ये पार्टी के लोग ट्रस्ट में है, इसमें तो इनकी भी दुकानदारी जुड़ गई। लेकिन क्या ये मॉडल सस्टेनेबल होगा? जैसे एग्रीकल्चर को आप कंपेयर करो, ये भी एक सेक्टर है और ये भी टूरिस्ट भी एक इंडस्ट्रियल सेक्टर है। होटल है, कौन रुकेगा, क्यों रुकेगा, ये सवाल मान करके आप बताओगे। अयोध्या का जो मॉडल है, इसके अंदर ये राजनीति का तो है ही, लेकिन सस्टेनेबल नहीं है। तो व्हाई वी वेस्ट द टाइम एंड मनी बोथ ऑन दैट। वीरेश।
नमस्कार सभी को। बहुत सुंदर करी सभी और चलने भी आपने भी बहुत सारी चीजें आप लोगों ने क्लियर करी, और ये जो कंक्लूजन आप लोगों ने निकाला है कि ये टूरिज्म जो है ये मैक्सिमम उसके लिए है के लिए का वास्तव में देखिए उन्होंने कोई भी हमें सकारात्मक भाव दिखाई नहीं देता है। इनकी जयदयाल जी भी अभी जयदयाल जी ने जो व्याख्या की है इसके बाद तो कुछ बचता ही नहीं है बताने को। तो ऐसे में अगर कांग्रेस ने मना के लिए तो वो भले ही अपनी बात स्पष्ट नहीं कर पाए, लेकिन कारण उसका यही है ये है जो पहला हमारा पुराना था उसको वाकई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लग रहा है, क्योंकि कश्मीर की स्थिति ये बिल्कुल है ही नहीं कि जाने का कोई टूरिज्म की बात ही नहीं है वहाँ। और बिल्कुल सही है कि रिलीजियस बेस्ड टूरिज्म के नाम पे टूरिज्म नाम पे ढांचा खड़ा किया है, इसका एक बात जो आएगा वो सही बात है कि जो हुआ है जिनको तथाकथित हिंदू के नाम जोड़ रहे हैं वो इस स्थिति में है ही फाइनेंशियल रूप से कि वो बार एक बार चला जाए तो वो यात्रा ही रहे, एक बार तो दोबारा कहने का मतलब ये गवर्नमेंट अभी 50 करोड़ का टारगेट है इस पर खर्चा करेगा केवल टूरिज्म डेवलप करना। तो बिल्कुल संगीत और बिल्कुल एक के साथ वीरेश जी आपका नेटवर्क काफी डिस्टर्बेंस है, आप कोई जगह बदलो, नेटवर्क काफी टूट के आ रही है आवाज। मेरे आ रही है बाकी का मुझे पता नहीं, टूट के आ रही है आवाज। हाँ नहीं सर टूट के आ रही होगी, आप लोगों के मैं टूट के सुन रहा था। तो डेफिनेटली नेटवर्क की प्रॉब्लम है, वो यहाँ है स्थायी रूप से, इसका कोई चेंज होने की भी स्थिति नहीं है अभी। चलिए आप चलो डीपी सिंह जी को मैं लेता हूँ। डीपी सिंह जी आप बताइए कि ये मॉडल सस्टेनेबल है क्या? बजट तो इन्होंने पूरे टूरिज्म का दिया है, प्रसाद नाम की योजना भी है, सर्किट भी बना रहे हैं, डेस्टिनेशन भी 50 इन्होंने लिए हैं, पैसा भी ठीक ठाक दिया है, इस बजट में भी और दे देंगे। ये तो इंतरिम बजट है, लेकिन कोई भी चीज को आप बढ़ाओ उसमें सिर्फ वोट के लिए बढ़ाओ और जनता का पैसा, उनका टैक्स है, चंदा है, वो है, तो उसका कोई रोजगार से या किसी से प्रकार से कोई लिंकअप कोई बात होनी चाहिए। लेकिन यदि ये नहीं है तो इसमें ऐसा माना जाएगा कि भाई ये 205 करोड़ रुपए तो हमारे वैसे ही पड़े हैं, बकाया पड़े हैं। IMF ने हमें कह भी रखा है कि भारत को अब लोन लेना नहीं चाहिए इतना, तो लोन लेकर के मंदिर का बनाना और ये इस तरह की टूरिज्म पे खर्चा करना, ये कह देना कि जनता बना रही है, ऐसा मुझे लगता नहीं। जनता का कुछ नहीं है। तो डीपी सिंह जी आप यूपी के जुड़े हुए हैं, आप क्या सोचते हैं वहाँ के लोगों के बारे में भी अपने व्यू पॉइंट दो। क्या सबको नमस्कार। नमस्कार सबको नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है आप बोलिए। देखिए ये केवल बीजेपी का प्रोग्राम मान के उत्साह 10-15% लोगों में है जो बीजेपी RSS से जुड़े हुए हैं, वरना ऐसा कोई उत्साह नहीं है। जितना ढोल पीटा जा रहा है, जितना प्रचार प्रसार किया जा रहा है, इतना बड़ा प्रदेश है, 1-8 करोड़ तो आदमी पहुंच ही जाएगा वहां। वैसे भी इनका ही इतना बड़ा सेक्टर है, इतने लोग गांव जा रहे हैं प्रचार करने, ऐसा ऐसा दिखा दिया जैसे आसमान पे कोई चीज नहीं उतर के आई हो। तो मैं नहीं समझता इसका कोई अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। केवल ये मान रहे हैं, हर आदमी ये मान रहा है कि इनका बीजेपी का ये प्रोजेक्ट वो है, आगे 2024 के चुनाव की तैयारी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। मंदिर तो जैसा बनेगा या बन लेगा, और असली जगह से 3 किलोमीटर दूर ये मंदिर बन रहा है। जो इनके ड्रामे थे पहले तो वहीं बनाएंगे मंदिर, वो भी लोगों के दिमाग से निकल गया।
अब उल्टा उन्होंने जो मुस्लिम कम्युनिटी है उन्होंने कहा कि भाई जब मंदिर आपने यहाँ नहीं बनाया तो ये जगह तो हमें दे दो। एक नया विवाद और खड़ा हो गया है। इसका कोई फायदा होने वाला नहीं है ना। तो टूरिज्म के मतलब का है, मान लिया मैं भी जाऊं तो बहुत मुश्किल से जितना प्रचार प्रसार हुआ, ढोल पीटा गया, चलो भी एक बार देख ले, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। कोई प्रभाव इसका पड़ने वाला नहीं है और विपक्ष पर बिल्कुल नहीं पड़ने का। ये इनका नेटवर्क इतना बड़ा हो गया जो दबाव देकर ले जा रहे हैं, प्रचार प्रसार करा रहे हैं। बाकी का किसी का कुछ है नहीं, इनका काउंटर ही नहीं होता है। ये एक बात को इनके लाख आदमी कहते हैं, अपोजिट वालों के एक में से भी आधी बात सुनी जाती है, 10 आदमी सुनते होंगे। तो ये फेल प्रोजेक्ट है। आमदनी के हिसाब से, टूरिज्म के हिसाब से तो बिल्कुल नहीं है। कुछ लाला पाला हैं, उनका अपना धंधा है, उन्होंने वहां होटल भी शुरू कर दिए, जमीनें खरीद ली, पैसा बना लिया, उनका है। ये सब आम आदमी के मतलब का कोई किस्सा नहीं है। धन्यवाद। हाँ, तो रूपचंद जी अब मुझे आप गाजा भी ले चलेंगे। गाजा और अयोध्या दोनों के बीच में हम एक बात करेंगे। और डीपी सिंह जी से, जैसे डीपी सिंह जी मैंने आप ये बात भी मुझे बता, मुझे आधा किलोमीटर का टीवी वाले आधा बता रहे हैं, तो वास्तव में 3 किलोमीटर दूर है, तब तो मामला बिल्कुल ही चौपट हो गया। तो ये इनको मुसलमानों को वैसे ही इनको जमीन देनी है, वैसे ही तो ये यही दे दे कि भाई तुम कर लो, तो ये विवाद तो वास्तव में होगा फिर कि भाई तुम यहाँ कुछ कर ही नहीं रहे हो तो क्या। अच्छा, ये मूर्ति भी जो है ना, ये मूर्ति जो है, ये मूर्ति राजा साहब कोई आपके थे पहले यहाँ के, उनसे वो रातों रात लाके यहाँ रखी गई थी। अब इस मूर्ति को कह रहे हैं कि मोदी जी वहां ले जाएंगे, लेके जाएंगे, लेकिन अपनी मूर्ति को वहां स्थापित करेंगे, ये मूर्ति साइड में पड़ी रहेगी। तो ये इतना बड़ा नाटक का क्या मतलब मकसद क्या था वहां दूर ले जाने का? कारण मुझे तो जो लगता है वो ये है कि ये इसको शूटिंग प्लेस बनाना चाहते हैं। नहीं, इनका धर्म से कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, धर्म से मतलब ये तो दुरुपयोग करते हैं, हर चीज को राजनीति से जोड़कर, वोट से जोड़कर देखते हैं। इनका लक्ष्य अलग है। हम लोग, बाकी लोग बेवकूफ बनते रहे, बने नहीं। ये तो सर्वे कर लेंगे ना, चावल देंगे, और जो जो चावल के अंदर इनकी फोटो नहीं आएगी या चावल वो मंदिर के सामने 22 तारीख को नहीं बैठेगा, उसका तो वो आ जाएगा ना भाई। गणेश जी के दूध के टाइम तो टेक्नोलॉजी नहीं थी, ये सर्वे हुई थी, लेकिन अब जो है ये टेक्नोलॉजी में ये संट करेंगे कि कौन व्यक्ति ने चावल लेकर के मंदिर के सामने आरती में भाग लिया, उसकी फोटो आएगी। वो फोटो इनके पास जाएगी तो वो पन्ना प्रमुख बन जाएगा। पन्ना प्रमुख बनकर वो उसको मान लेंगे कि भाई ये वोट का पूरा ढांचा खड़ा होगा। तो रूपचंद जी गाजा ले चले, फिर आते हैं डीपी सिंह जी, अपने थोड़े लोग हैं। हाँ, मेरे गांव में कथा चल रही है मंदिर पे, उसमें 4 आदमी नहीं जाते, तो वो शोर मचाते हैं कि ये सब अजीब गांव है, कोई आता ही नहीं कथा सुनने। ये हाल है इनका। नहीं, आप ये गलती मत करो। फोटो खींच रही है, फोटो जा रही है वहां, ठीक है ना, मोदी जी के पास में। मैं तो खुद भी सोच रहा हूँ जिस दिन वो आपत आई, वो चावल आवल देना, तो मुझे पता ही नहीं लगा, मैं डाणी में रह गया। तो फोटो ही तो खींचा नहीं यार, वोट चाहे सर्वे हो रही है, और उस सर्वे में यदि जो चूक जाएंगे ना, तो वो बाबा जो है, वो बुलडोजर बाबा जो बुलडोजर चला देगा, बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी इसमें। तो रूपचंद जी, अब आप गाजा को अयोध्या से कंपेयर करके थोड़ी सी बात बताओ कि क्या गाजा का मामले में, इस मामले में एक तो कौन से पॉइंट कॉमन हो सकते हैं? क्या वो तो टूरिज्म का तो मुझे लगा नहीं, उनका ईगो टाइप सा मामला लगा, और या कोई बिजनेस का मामला लगा जो है, आधिपत्य जमाने का मामला लगा, या धर्म के ऊपर दोष का मामला लगा। तो इसमें रूपचंद जी आप क्या कंपेयर करना चाहेंगे? गाजा और अयोध्या का मेल जो है बड़ा टीडीएस है, बड़ा थोड़ा सा, क्योंकि गाजा का जो झगड़ा चला वो भी चला इस बात पर था कि जब यहूदियों को धर्म के आधार पर जर्मन ने प्रताड़ित किया कि जे चोरी से उससे इंग्लैंड से मिले हुए हैं और बाकायदा मिले हुए थे। एक ये प्रूफ आ गया हिस्ट्री में कि जीव जो है वो इंग्लैंड से मिले हुए थे चोरी में सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, और उसको डाउट था। और वो जो उस वक्त होलोकॉस्ट हुआ
उसकी वजह से जब वो चलाए और कहा कि हमारे लिए अपनी जगह दे दो कोई भी, और जो हमारी मातृभूमि है पुरानी वो तो स्टोर करवा दो, तो तब जाकर के वो रेजोल्यूशन जो अडॉप्ट हुआ 47 में कि उसको हम इनको फलस्तीन को बंटवारा करके उसमें इजराइल का हिस्सा दे देंगे और कुछ फलस्तीन को बसवा देंगे। वो सेटलमेंट के लिए यहूदी जो है वो सारी वर्ल्ड से वो वहां पर आकर के सेटल होने लगे, था प्लेस धर्म का। और वहां पर फिर झगड़ा चलते 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 वो यरूशलेम पे आ गया। यरूशलेम एक ऐसी प्लेस है जहां पर वर्ल्ड के 4 बड़े रिलीजन का ओरिजिन हुआ है, जिसमें 3 तो मेन पॉपुलर है। एक वो है कोई जोरो है, कोई बड़ा बड़ा माइनर सा है कोई, मगर जूडोइज्म है, क्रिश्चियनिटी है और इस्लाम है। और इनका फाउंडर जो एक है इब्राहिमिक ओरिजिन बोलते हैं, जो इब्राहिम उनका जो बनाना रहा होगा उसके साथ चलते चलते आए हैं जो सारे। और लास्ट पैगंबर इनका इस्लाम वालों का है जे हजरत मोहम्मद, और इस तरीके से। और इजराइल और इनका गाजा वाला जो है ये एक रिलीजियस टक्कर थी स्टार्ट में, मगर जो बाद में कन्वर्ट हो गई नेशनलिज्म में। जब फलस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन बना उसने एक इसको राष्ट्रवाद में टर्न कर दिया कि फलस्तीन इस्लामिक तो होंगे मगर जो है वो एक राष्ट्र के नाम पर काम कर रहे हैं। इसलिए वो PLO के नाम पर जो उनका एग्रीमेंट भी हुए, जो अमेरिका ने UN में बाद में लागू नहीं करवाया, ना ही वो एरिया का बंटवारा हुआ कि जे एरिया में इसराइल को देते हैं, जे एरिया में फलस्तीन को देते हैं। जैसे कश्मीर का हुआ है कि कश्मीर का बंटवारा के आगे चलते 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 वो एक जो साइचिन ग्लेशियर आ गया, तो वहां पर रेड क्लिफ ने आकर के अपनी लाइन विड्रॉ नहीं की है। तो साइचिन ग्लेशियर एक ऐसी जगह रह गई है फिलिस्तीन की तरह कि जहां पर पाकिस्तान कहता है कि मेरा राइट है और इंडिया कहता है मेरा राइट है। इस तरीके से वहां पर वो एरिया जो डिवाइड करना उसका बंटवारा नहीं किया गया, इसलिए वो झगड़ा चलता रहा। और इन्होंने क्या किया, अपना इजराइल वाले को उनको पुश करते रहे, वो अपने लोग बसाते गए, पुश करते अपने लोग बसाते गए। और यहूदी जो है उनका जो स्टार्ट जो है वो धर्म पर है, वो सब इकट्ठे रिलीजन बेस पर बनी है। और यही एक कंट्री है जो धर्म के आधार पर बना हुआ है। इंडिया धर्म के आधार पर बना हुआ है, पाकिस्तान धर्म के आधार पर बना हुआ है, सऊदी अरेबिया धर्म के आधार पर टिका हुआ है। बाकी तकरीबन क्रिश्चियनिटी जितनी है वो क्रिश्चियन मेजॉरिटी, मगर किसी के संविधान में धर्म का आधार जो है बड़ा कम है। क्रिश्चियन इनका अमेरिका में होगा, मगर धर्म के आधार पर कंट्री जो है वो कम बने हैं। तो इसलिए ये जो सिचुएशन है अयोध्या वाली, अयोध्या का टूरिस्ट प्लेस बनाई गई है इन्होंने, और जहां पर इन्होंने जो झगड़ा किया है जिसकी वजह से ये सत्ता में आए हैं वो है हिंदू और मुसलमान के झगड़े के बुनियाद पर। ये दोनों की सिमिलरिटी है कि वहाँ ज्यूज और फिलिस्तीनी का झगड़ा है। नहीं, मैं रूपचंद जी आपको रोक रहा हूँ। इब्राहिम और राम, उधर इब्राहिम था या राम था। राम से राज्य से हिंदू राष्ट्र बनने की परिकल्पना कुछ लोगों की भावना है, हिंदू राष्ट्र बन जाए। इसका मतलब यह होता है कि आप रहो तो हिंदुस्तान में, लेकिन हमारा धर्म स्वीकार कर लो। नहीं स्वीकार करते हो तो आप अपने हिसाब से दोयम दर्जे के हो जाओ। क्या ये मॉडल उधर जाने की तरफ तो कहीं हम नहीं बढ़ रहे हैं? ये वहां जो घटनाएं घटित हुई, करते करते इस तरह से घटनाएं घटित होते होते धर्म को जो मोहम्मदन का फिलिस्तीन था वो समझते 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 अब इतना आ गया कि बिल्कुल कहीं नजदीक भी नहीं है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम उस दिशा में बढ़ने की तरफ तैयारी करने बैठ गए कि हमारा माइंडसेट वहां तक चला गया हो। अभी तक मैं टूरिज्म पे लाया था आपको कि हम टूरिज्म के माइंड से सोच रहे हैं कि कुछ लोग पैसा कमाएंगे, आनंद लेंगे और घूमेंगे, सर्किट पे घूम लेंगे, कर लेंगे, ये होगा। लेकिन कुछ लोग यदि इस माइंडसेट से होते हैं कि ये हमारा केंद्र बिंदु होगा, जैसे वहां पे फिलिस्तीन के अंदर यरूशलेम है, यरूशलेम और यहाँ का अपन मान ले, या सिंपली सोचा गया कि थाईलैंड के अंदर अयोध्या और वो है तो हमारे टूरिज्म है, हमारे पैसा आएगा, हम कुछ कॉर्पोरेट के लोग उसमें जुड़ गए और उन लोग का यार ये ठीक है, बिजनेस का एक इंडस्ट्री है और इस तरह से है। कहीं हम ये शंका कर सकते हैं
कि कहीं यहाँ से प्रचार होते 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 फिल्में बनेगी, कल्चरल मूवमेंट होगा। बौद्ध का सर्किट और ये दोनों सर्किट साथ साथ चल रहे हैं। बौद्ध सर्किट को भी डेवलप कर रहे हैं ये, और रामायण सर्किट को भी कर रहे हैं। रामायण सर्किट का जो है धार्मिक मामला है, बौद्ध का कह रहे हैं कल्चरल मामला है। तो ये दोनों को पास लाना भी चाह रहे हैं, साउथ के हिसाब से जोड़ करके इस तरीके से, जैसे तमिलनाडु को ये टच कर रहे हैं बार बार सिंगोल के मामले में, उस तरीके से। तो कहीं खुरापात माइंड यहां तक तो नहीं एक तो पैसा कमाना है तो ठीक है, पैसे ले जाएंगे, कुछ लोग कमा लेंगे, कुछ घूम लेंगे, कुछ वापिस आ जाएंगे, ये एक बात हो सकती है। एक बात ये भी आ सकती है कि ये धीरे 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 इस माइंड सेट पे हो जाए, और हम यदि चुनाव जीत करके और बिल्कुल हिंदू पूरा कंसेप्ट लेके कर दें, और जिसको रहना है उस जैसे रहेंगे, नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। क्या इस कल्पना तक हम सोच सकते हैं? ये कल्पना तो उनकी आरएसएस में और इसमें वीर सावरकर की हिंदुत्व की राइटिंग में बिल्कुल क्लियर है कि उन्होंने राष्ट्र की परिभाषा ही दो शब्दों पर टिकाई हुई है कि वो लोग जिनकी पितृभूमि भारत है और जिनकी पुण्य भूमि जो है वो भारत है, कि जिनके भी बड़े तीर्थ स्थान जो है, बड़े बड़े तीर्थ स्थल जो है वो भारत में है, वो जहाँ का राष्ट्रवादी वही जहाँ का देशवासी हो सकता है। अब जहाँ पर दो सवाल पैदा सिर्फ हो सकता है कि वो आदिवासी, वो दलित, वो लोग जो कन्वर्ट हो गए, उनकी पितृभूमि तो जहाँ पर रही है, मगर उनकी जो पुण्य भूमि जो है वो किसी की चली गई वो मक्का, और किसी की चली गई वहां पर उसमें चर्च में चली गई, वहां पर ग्रीक में चली गई। इसलिए वो जहाँ भारत के पूरे राष्ट्रवादी नहीं हो सकते, जे उन परिभाषा के मुताबिक जो उसी पर राष्ट्रवाद को ला रहे हैं कि भारत का राष्ट्र जो है वो इस पर टिका हुआ होगा, जो पितृभूमि और पुण्य भूमि को भारत के अंदर मानने। तो उसमें जो बाहर जो बड़े लोग जो गए हुए हैं इंग्लैंड में वो भी ऐसे डबल सिटीजन हो जाएंगे, उनकी पितृभूमि तो बन गई है इंग्लैंड और उनकी पुण्य भूमि आ गई है भारत में। इस तरीके से जहां वालों भी कुछ जो दलित आदिवासी हैं कि उनकी पितृभूमि जहां पर है और उनकी पुण्य भूमि किसी की उधर है, और इस तरीके से ये बात बिल्कुल टोटल अनक्लियर बन जाती है कि किसको राष्ट्रवादी तुम मानोगे और किसको राष्ट्रवादी तुम नहीं मानोगे। मगर इनका मानना यही है कि जो पुण्य भूमि और पितृभूमि माने वो पक्का राष्ट्रवादी, और जिनकी पुण्य भूमि बाहर है वो नॉन ट्रस्टवर्दी, वो राष्ट्रवादी नहीं हो सकते। ठीक है। डीपी सिंह जी साहब, आपसे मैं बात जानना चाह रहा हूं, जो मैंने एक सवाल खड़ा किया कि क्या ये संभव है? ये एक ऐसी अवधारणा है आरएसएस की, एक खेमे की, एक इस तरह की है, और कहीं उस तरह के बढ़ते बढ़ते हम बिल्कुल मुलाजिम रहे, और आरएसएस की जंजाल में इस तरीके की ये अयोध्या जो तीर्थ बन रहा है ना, ये तीर्थ उन्होंने बिल्कुल एक पैसा भी आए, लेकिन आइडियोलॉजिकली हम ऐसी एक स्थापना, ऐसा एक सेंटर बना दें, जैसे नागपुर के अंदर कुछ कथाएं गढ़ी जाती है, उसका शिफ्टेड सेंटर अयोध्या बन जाए यरूशलेम की तरह, और हम लोग इन खेतों में घूमते घूमते सिर्फ गुलाम बनकर इस तरह से कोई या तो हम अपनी चोटी रखें, तिलक लगाएं, वैसा करें, इस तरह से करें, और नहीं हो तो ये सर्वे हो ही रही है आपको चावड़ में कितने लोग आए, कितने आपने वहां माँ जो कथा बच रही है, कितने नहीं है। तो ये लाइन जा रही है, क्या सोचते हैं लोगों के दिमाग में, क्या ये शंका खड़ी हो सकती है? जहां तक चावल की बात है वो तो घर घर बंटवाए इन्होंने। नहीं, सर्वे तो हो ही रही है ना कि भाई चावल स्वीकार किसने किया? राहुल गांधी ने नहीं किया, वो तो टीवी में आ गया। बाकी ने किसने नहीं किया, ये यदि आइडियोलॉजिकल ये सर्वे जो हो रहे हैं ना, यूं ही नहीं घूमते ये लोग, यूं ही नहीं घूमते। ये संघ और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग, ये दूसरे जो यूनिट है ना, ये तो यूं ही हवा में है, इनको तो ये यूं ही पालते हैं, चल ठीक है तेरे को कुछ बढ़ा दिया। लेकिन संघ की जो विचारधारा है, संघ जो सोचता है वो कुछ अलग तरीके से सोचता है। संघ जो सोचता है वो बिल्कुल सही है, जो 100 साल पहले इन्होंने बताई थी उसका आधा एजेंडा पूरा कर चुके हैं ये।
हाँ इन्होंने तो ये भाई कहा था, एनआरसी है, सीएए है, इनको पढ़ना पड़ेगा ना। हम ये कह वो रहे हैं तो ये एनआरसी लागू नहीं हुआ, सीए लागू नहीं हुआ, बांग्लादेश बॉर्डर हमने कर दिया, ये जो बंगाल की ममता वगैरह अभी कुचल कूद चल रही है ना, एक वक्त ऐसा आएगा, सेंटर यहाँ होगा लेकिन कंट्रोल वहां सबका हो जाएगा क्या, इस दिशा में तो हम नहीं बढ़ने हैं कहीं। देखिए बिल्कुल इसी का डर है। आगे अगर ये इस एजेंडे पर लगे रहे तो देश का बुरा हाल होना है। ये अगर इन्होंने वो अपना एजेंडा पूरा कर लिया, आप तो सावरकर की किताब पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है कि जब कभी भी आपको सत्ता हाथ लगे तो देश की पूंजी संपत्ति, जल जंगल जमीन सब अपने 4-6 विश्वसनीय पूंजीपतियों को सौंप दो और लंबे टाइम तक शासन करने के लिए देश के 95% लोगों को गरीब बनाए रखो। अब शिक्षा भी इन्होंने, शिक्षा का मामला भी खराब कर दिया। जागृति जो जो इनके दाव में नहीं आती जनता, तो शिक्षा पर रोक लगा दी। जब शिक्षित नहीं होंगे लोग तो ये पाखंड में पड़ेंगे। अब शिक्षा का विकास हो रहा था तो थोड़ी बहुत बात इनकी, इनके पाखंड को उजागर कर रहे थे, लोग हट रहे थे, लेकिन ये धीरे धीरे उसी तरफ जा रहा है देश। मुझे तो ऐसा लगता है ये एजेंडा पूरा कर जाएंगे अगर 1-2 बार भी इन्हें और सत्ता रहेगी। चलो ठाकर साहब, आपके वहाँ कितने चावल आ गए चित्तौड़ की तरफ? आपके वहाँ बहुत वो सावरिया जी मंदिर का ही नक्शा है वहाँ, अयोध्या के मंदिर का लगभग, वहाँ मैं देख के आया था तो मैंने देखा था। ठाकर साहब हाँ, चावल इन्होंने घर घर बंटवा दिए हैं और वही अभी आरएसएस हर गांव में जहां पर विशेष तौर से जहां पर मुस्लिम लोग रहते हैं वहां पर अपनी वो निकलवा रहा है, वो पथ संचलन कहे जो। और बाकी अगर सांवरिया जी का मॉडल तो आप देखो तो सस्टेनेबिलिटी तो लगती है कि ये काफी लोग हर अमावस को आ जाते हैं, काफी लोग साल में एक बार जाते हैं। हमारे यहाँ पर जैसे एमपी से काफी भक्त लोग आते हैं, तो ये संभव है कि इसमें वो सस्टेनेबिलिटी बनी रहेगी। कुछ लोग एक बार जाएंगे, कुछ लोग साल में एक बार हर साल जाएंगे, तो ऐसा लगता है कि ये बना रहेगा डेकोरम। हनुमान जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैंने माइक बंद कर रखा, मैंने माइक बंद करके भूल गया। हाँ वीरेश जी, अब आप क्या यूपी से ज्यादा हम प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे? मैंने सारी शंकाएं, एक तो इजी सा मॉडल दिया, टूरिज्म हो रहा होगा, लोग आएंगे, पैसा देंगे, कुछ कमा लेंगे, कुछ दुकान चला लेंगे, कुछ को जमीनों में मिल जाएगा, कुछ को ये होगा, कुछ भोले लोग दर्शन करके अपना आनंद ले लेंगे। और एक मैंने शंका ये जाहिर की कि भाई ये शंका जो बहुत लंबा एजेंडा है 100 साल पुराना, उस माइंडसेट से हम बढ़ रहे हो। तो विदेश जी कुछ कहना चाहेंगे? तो आवाज विदेश जी नहीं आ रही क्या आपके? शायद विदेश जी के डिस्टर्बेंस बहुत रहता माइक का। तो एक वो डीपी सिंह जी और जुड़े हैं, तो दोनों एक ही है क्या? दो कैसे हैं? अभी नया मुझे एक ही लगती आईडी है, बड़ा मुझे आईडी। तो रूपचंद जी अब समअप कर दो, और क्या लंबा खींचने से क्या फायदा है? आप इस सेशन को समअप कर दो कि 2 शंकाएं हमारी है और राम के भक्त हम भी हैं, और उन शंकाओं को हमें निहारना है, देखना है और किस तरीके से चलना है। हमने सिर्फ अपनी राय यही बनती है कि ये जो धर्म जो है ये आस्था का सवाल है, और ये पर्सनल सवाल होता है, व्यक्तिगत क्वेश्चन है ये कि कोई आदमी कब मानने, कौन से ईश्वर को मानने, क्योंकि हमारा सिस्टम जो है वो मल्टी गॉड सिस्टम है। ये मानो गॉड सिस्टम नहीं है इस्लाम की तरह जहाँ एक ही मानना है और एक ही टाइम में सबको करना है, बिल्कुल नहीं है। हमारे यहाँ तो मल्टी गॉड सिस्टम है, और मल्टी गॉड सिस्टम में कोई कौन से देवता को कैसे मानता है, किस प्रकार मानता है, वो आप भारत में भी उनकी विविधता देख सकते हैं। इसलिए जब तक हम धर्म को और राजनीति को
इनमें एक अलग अलग लाइन ड्रा नहीं करते। चाहिए तो जहां पर ये है कि धर्म का और राजनीति का आपस में दूरी होनी चाहिए, चलो दूरी नहीं तो कम से कम इसको नॉन पब्लिक बना करके रिलीजन को आप सिर्फ जाति तौर पर और राजनीति को आप पब्लिकली रखो, तो तब भी काम जो है वो हमारा चल जाएगा भारत के अंदर। धन्यवाद, इतना ही काफी है। चलो अब मान साहब आप क्या कहना चाहेंगे? धर्म और राजनीति अलग अलग कुछ हो जाए तो अच्छा है, ये माना गया है रूपचंद जी की ओर से। ना बिल्कुल सही कहा, जो अलग अलग तो होनी चाहिए देखा जाए तो। बाकी धार्मिक तो भावनाएं जो है ना हर देश में अलग अलग होती हैं, अपने अपने धर्म की। ईसाइयों की अलग है, मोहम्मडन्स की अलग है, हिंदुओं की अलग है अपनी। लेकिन चूंकि भारत तो एक शुरू से धर्मनिरपेक्ष राज्य, इसमें तो सब धर्मों के लोग रहते हैं, तो खाली एक ही धर्म को बढ़ावा देना जो है ना ये राजनीतिक रूप से ये सही नहीं लगता ना। इसकी आगे जाके अलग से वो होंगी, क्योंकि जो जैसे भारत ने अपनी जो पर्यटन नीतियां बनाई है ना पहले 2002 में जैसे बनाई थी, तो इन्होंने उस समय अलग तरह की नीति थी। तो उसमें तो उन्होंने जैसे कहा था कि कई चीजें होंगी, उसमें बताई थी जो है अलग अलग। और अब जो पिछले 2 साल से नई नीति में इन्होंने परिवर्तन किया है, उसके लिए धार्मिक पे ज्यादा जोर दे दिया अयोध्या जैसे। क्यों सर्किट बनाना कोई बुरी बात नहीं है, जैसे बाहर से हम कहा ना डॉलर लाने के लिए पर्यटन को बढ़ावा देता, देश का मुख्य उद्देश्य तो यही था कि विदेशी आए तो अपना बजट बढ़े, लोगों को नौकरी मिले हर जगह। और उन्होंने ये वादा भी किया था बजट पिछले में कि गाँव को हम वाइब्रेंट वो बनाएंगे, विलेज बनाएंगे, और वहां पे वो रोजगार मिलेगा लोगों को, वहां लोग पर्यटक घूमने आएंगे, फार्म हाउस देखने आएंगे, आपकी मुर्गी खाना देखने आएंगे। तो आज तक तो कोई गया नहीं वहां कोई पर्यटक देखने के लिए। तो इस तरह की बातें करते हैं जो है। अब इसका इन्होंने जो मालदीव का इतना ज्यादा उठा दिया कि जैसे वहां का बंद हो गया, जबकि वो तो अब जाके आए चाइना में, दोबारा मारने से इनकार मान साहब ये कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार जो है वो तुष्टीकरण करती थी, जो पैसा था वो मुसलमानों के लिए। अब जो है ना ये वो अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालयों का वो दर्जा है ना, वो हाँ अल्पसंख्यक वाला वो हट रहा। तो धीरे धीरे ये जो है ना ये धीरे धीरे इससे 1 by 1 आ रहे हैं। हाँ वीरेश जी आप हाथ खड़ा कर रहे हैं, कुछ कहते हैं वीरेश जी। जी मैं ये कह रहा हूँ कि जो शंकाएं आपने जाहिर की हैं वो अपनी जगह 100% सही है, इसमें कोई शक नहीं किया जा रहे हैं उस एजेंडे पे। अब प्रश्न है कि क्या ये सफल होंगे? तो सफल तो ये बिल्कुल नहीं हो सकते कतई भी, ये फैला देंगे अराजकता। और भारत को इस समय जब वो ग्लोबल कंपटीशन पे चल रहा है इकोनॉमी को लेके, तो इस समय वो इस तरह की अराजकता को फेस करने की स्थिति में भारत नहीं है। अगर इसको कम्पीट करना है, चूंकि हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, 140 हम हो जाएंगे 140 करोड़, तो उनको सबको सही दिशा में चलने के लिए एक स्टेबल प्रोग्राम की, एक स्टेबल जो है इकोनॉमी की जरूरत है, और वो इससे डिस्टर्ब होगी पूरी तरह से। तो ये अराजकता ही दे के जाएंगे, जितना भी देंगे अपने मिशन में सफल हो नहीं सकते हैं, क्योंकि ये दलित का विश्वास नहीं जीत सकते, भले ही ये बुद्ध कॉरिडोर और कुछ भी बना ले, दलित का विश्वास नहीं जीत सकते, मुस्लिम का नहीं जीत सकते, ये हमारी जो जाट कम्युनिटी, किसान कम्युनिटी, उसका विश्वास जीत सकते। तो ये केवल कुछ 2-3 इनकी बिरादरियां हैं, उनको लेके अभी आगे सोच रहे हैं कि हम सारा कब्जा कर लेंगे, तो वो तो इनके बस की कभी से कभी तक है ही। तो हमें जरूरत ये है कि आइडियोलॉजी को आइडियोलॉजी से ही काटा जा सकता है, यानी एक इसके मुकाबले आइडियोलॉजी आप लोग हैं प्रयास कर रहे हैं चीजों को अवगत कराना। जिस दिन जितनी अवेयरनेस फैलती जाएगी उतना इनका एजेंडा खत्म होता जाएगा। अब अवेयरनेस के लिए क्या किया जाए, ये सबसे बड़ी समस्या इस समय है। और रूरल इकोनॉमी को हम किस तरीके से स्ट्रेंथ करते हैं, रूरल इकोनॉमिक प्रोग्राम को फेल करेगी। रूरल इकोनॉमिक जिस उन्होंने सारा रिलीजियस ये और ये बना के और इकोनॉमी को एक डाइवर्ट किया है इन्होंने, वो एक आगे चल के बहुत घातक होगा। और इसको बचाना केवल हम लोगों के लेवल पे ही करना पड़ेगा, क्योंकि विपक्ष में ऐसी पार्टी कोई लीडरशिप इस समय में दिखाए कि जो इनकी ग्लोबल जो इनकी चल रही है इसमें उसको समझ के और उसका मुकाबला कर सके, ऐसी चीजें दिखाई देती। इतनी जानकारी आपको है, इतनी जानकारी पॉलिटिकल लेवल पे किसी को नहीं है।
जितनी आपके ग्रुप जितना काम कर रहा है इतना कोई पॉलिटिकल पार्टी काम नहीं कर रही, और जरूरत इस चीज की है बहुत बड़े पैमाने पे। तो इसको प्रचार कैसे किया जाए, आप लोग जिस मिशन को चला रहे हैं इसको सफल कैसे बनाया जाए, सबसे बड़ी समस्या इस समय हमारे सामने ये है। धन्यवाद। चलो ठीक है वीरेश जी, मोटी सी बात यह है कि इन्होंने इतने कानून बना दिए यूट्यूब और इनके ऊपर, तो सोशल मीडिया हमारा फ्लॉप है। बाहर भी इन्होंने कानून बना दिए इतने तगड़े कि हम उस लाइन पे प्रचार प्रसार कर नहीं सकते। माइंडसेट सोचना अपने घर में बैठ के अलग है। हम ठीक है 5 आदमी जुड़े, इसलिए मैं ज्यादा इसको बखेड़ा भी नहीं करता कि बहुत जुड़े। सेम आइडियोलॉजी के लोग थोड़ा सा एक अलग एक दूसरे को शेयर कर देते हैं कि चलो इस बात को इधर बढ़ाएं, क्योंकि शंकाएं दो तरफ थी। एक तो मैंने कहा ये दुकान खोल रहे हैं या कुछ और कुछ कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा माइंडसेट आया था। रूपचंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो 2024 के लिए जो वार्निंग आई है क्लाइमेट की, कि 2024 जो है वो 23 से ज्यादा गर्म होगा और उसमें क्रॉप डैमेज और साइक्लोन वगैरह पहले से बढ़ जाएंगे। अब उसमें आपका जो राम राज भी बन जाएगा, तो राम राज जो है वो लोगों को क्लाइमेट क्राइसिस से कैसे बचाएगा, ये तो बता दो एक बार बस लोगों को सबसे, कि राम राज आ जाएगा, राम राज लागू हो जाएगा। राम राज में क्लाइमेट जलवायु परिवर्तन से कैसे बचोगे, फसलें कैसे बचेंगी, ये बात है देखने वाली। आने वाले 2024 की वार्निंग आ गई। वो मैं बता दूं आपको, संसद में जो मैं सुनता हूं वो हमारी 5वीं अर्थव्यवस्था है। हम बहुत जल्दी 30वीं अर्थव्यवस्था में जा रहे हैं। हम जो है 80 लाख लोगों को नहीं 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं। हमारी दाल जो है बर्मा से आएगी, म्यांमार से दाल आ जाएगी। हम तेल जो है वो भी सूरजमुखी यदि यूक्रेन में नहीं है तो भी हम ले आएंगे। हम आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना कर रहे हैं। हम जो है मोबाइल बेच रहे हैं, दुनिया में दूसरे नंबर पर आ चुके हैं हम, चीन के बाद में। हम जितने भी हमारे जो ये लड़ने वाले हैं इसके अंदर नट बोल्ट हमने खुद ने बनाने शुरू कर दिए हैं। मेक इन इंडिया का मॉडल आ चुका है। तो ये है मोटा मोटा इनका। अब बता दो आप क्या इसमें कोई। हाँ डीपी सिंह जी कुछ खोल रहे, मेरी आवाज इको नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा, फोन आ गया था बीच में। तो ये तो साहब एडवर्टाइजमेंट का जमाना है, फोटो लगे इन्होंने मतलब क्या होने वाला है? पूरी की पूरी इनके पास है, अडानी के पास। ये कौन सा गोली मारेंगे जो नहीं गया? मेरी आवाज डबल हो रही है। हाँ? कोई लफड़ा तो हुआ यार, चलो बंद करते हैं। कोई का हुआ कितना नहीं, फोन में क्या गड़बड़ हुई है, डबल एक रिकॉर्ड होते हो रहा है, रिकॉर्ड के अंदर गड़बड़ हो रही है, वो भी रिकॉर्ड बंद कर दे भैया। चलो कोई किसी को कहना बंद करूं मैं अब? हाँ मैं कह रहा था कि ये कह रहे कि हमने ये नट बोल्ट यूं बना रहे हैं, तो यूरोप और अमेरिका जो प्रदूषण फैलाने वाली जो इंडस्ट्री है वो बाहर भेज रहा है, ताकि उसको तो केवल डॉलर का मैकेनिज्म बना के रखना है, और ये कर्जे में कर दिया इसने। तो ये कुछ चीजों पे लगे कहते हैं कि हम मेक इन इंडिया कर रहे हैं, लेकिन वो हो विदेशी व्यापारियों के द्वारा ही रहा है। और इन्होंने खाद्य तेल का 60% आयात कर लिया है, दाल आयात कर ली है। तो इस प्रकार ये कह रहे हैं कि हम जलवायु परिवर्तन से इससे लड़ लेंगे। नहीं, जलवायु परिवर्तन के लिए तो कागजों में इन्होंने ये कह दिया कि मैं सोलर ले आऊं। सोलर की प्लेटें कहीं से लाएगा? लिथियम जम्मू कश्मीर में मिल रहा है, वहां से ले आएंगे। कुछ इधर ब्राजील वो जो साउथ की तरफ से ये लिथियम वगैरह आ रहे। ये सारा कुछ एडवर्टाइजमेंट का जमाना है। रूपचंद जी जो बात कह रहे हैं वो है प्रैक्टिकल और धरातल की बात। अब एडवर्टाइजमेंट में आप कंट्री छोड़ के भाग तो सकते नहीं, पूरी दुनिया का जो सिस्टम है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, लेकिन फैक्ट ये है ये लोगों तक बात नहीं जा पा रही। जो बात हमें पहुंचानी है ना,
वो धर्म वाली बात या ऐसी बात को नहीं पहुंचा करके ये जो बात रूपचंद जी ने कही, ये बात हमें पहुंचाए है कि भैया मैंने जैसे कई जगह ये प्लेटफॉर्म पे कहा है कि तुम बाहर दाल ला रहे हो तो यहाँ किसानों को दे दो ना, एमएसपी दाल पैदा कर देंगे, यहाँ तिलहन पैदा कर देंगे। ये करना नहीं चाहते। कार्बन क्रेडिट तुम इंडस्ट्री को दे दोगे, किसान को देना नहीं चाहते। ये जो पॉलिसीज है ये एक मंदिर बनाने की पॉलिसी है। तो मंदिर के अंदर दो एजेंडा हमने दिमाग लगाया कि एक एजेंडा तो ये कहता है कि ये दुकानदारी खोल के अपने कुछ लोगों को सेट करने के लिए कर रहे हैं, हमारे पैसों से एक जगह ही कर रहे हैं। दूसरा एजेंडा ये है कि ये उस एजेंडे को तो फिट नहीं कर रहे हैं, वो जो 1925 में इन्होंने तय किया था, वो जो मुसोलिनी लाइन पकड़ी थी। ये है मुद्दे। अब इस मुद्दे में आम आदमी तो समझ नहीं रहा, ढोल बजा के वोट दे देंगे, सत्ता आ जाएगी। हम इन बातों में है नहीं। हमारा प्रचार तंत्र इस लेवल पे होना चाहिए कि ये खड्डा है उधर और ये कुएं में ले जा रहा, हमें धकेल रहा है। 205 करोड़ रुपए हमारे चुकाने वाले रुपए तो कोई बात नहीं, जो भी होगा नंगे रह लेंगे, जैसे देखे बिना चप्पल के कर देंगे, बिना बिस्तर के सो लेंगे। लेकिन वातावरण और भूख तो लगेगी ना। जब भूख लगेगी तो भारत का मानव क्या करेगा, ये प्रश्न बहुत बड़ा सवाल है। और इस तरफ इनका बिल्कुल एक फ्लॉप एजेंडा है। ये जो बात करते हैं, जो संसद में आप लोग भी सुनो इस बात के लिए, ये इस तरीके से बात कर रहे हैं कि हमारे 5 तत्व, 5 मंत्र दे के आगे मोदी जी, वहां पे 5 मंत्र दे के आगे, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बाद में ईज ऑफ लिविंग लाइफ का फंडा दे दिया मोदी जी ने। अब लाइफ को आप ईज करना चाह रहे हो तो इसका मतलब है कि आप मिलेट को ले लो, भला अरे ये होंगे तब ले लेंगे ना। ये है मोटे मोटे सवाल। इसलिए पर्यावरण एक बहुत बड़ा एक फंडा है। हम जिस दिशा में बढ़ रहे हैं, हम इस धर्म की राजनीति में इस फंडे में फंस रहे हैं, उससे बाहर निकल करके हम पर्यावरण के एजेंडे पे आए, हमारे किसानों को बचाने की कवायद करें, हम इस जमीन के ऊपर हमारी फर्ज करें, ये करें, वातावरण जैसे तैसे भी करें, किसी मेथड से करें। तो ये है एक बहुत बड़ा चिंतन। क्योंकि ये सवाल इतना गहरा सवाल है कि आज का ये डायरेक्शन ही कोई काम का नहीं है। हम इससे कोई वातावरण तो सुधार नहीं सकते। हम टूरिज्म को बहुत बढ़ावा दे देंगे, क्रूज चल जाएंगे, उड़ान चल जाएगी, वंदे मातरम चल जाएगी, यहां से यहां लोग जेब में पैसा होगा, खाने को अनाज तो चाहिए ना। तो जब तक फार्म किसान को और एनवायरमेंट को जब तक हम सेट नहीं कर पाएंगे तब तक इसका नहीं हो पाएगा। ये सारी दुनिया मानती है, वो लोग तो अपने लेवल पे लगे पड़े हैं, वो तो उनको एक्सपोर्ट करना है। लेकिन इतनी 142 करोड़ की पॉपुलेशन है, ये वीरेश जी 140 होने जा रहे नहीं, 142 पहुंच चुके हैं। अब इस सारी स्थिति को देखते हैं तो अब की बार की जो फसल है ना, माउंट नहीं हुआ है। मैं खेत में खड़ा हूं और मैं इसी जगह पे ढाणी में रहता हूं, ये करीब करीब 30% पे है। आज की स्थिति ये है। तो इसलिए ये चीजें है, ये सोचने को फुर्सत नहीं है गवर्नमेंट को। ये वोट लेकर के अपने एजेंडे को अपने उस तरीके से उसी से, क्योंकि उससे वोट मिल रहे हैं ना। आप किसी एजेंडे को फेंको, उससे वोट मिलते हैं, वही करेगा। आपका एजेंडा ही नहीं है, एनवायरमेंट एजेंडा ही नहीं है, किसान एजेंडा ही नहीं है, फसल एजेंडा ही नहीं है, तो वो एजेंडा दूर से ही चलेगा ना। तभी ये चलेगा, मिंदर चलेगा, ये चलेगा, ये सारे चलेंगे एजेंडे। और इस पे पब्लिक उस लाइन पे सोच नहीं पा रही है। वो छोटे छोटे ग्रुप में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं, इससे कोई रिजल्ट नहीं है। चलो, किसी का और कोई बात कहनी हो तो अब फिर फ्री करते हैं। ये धनखड़ साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? आप लेट जुड़े हैं वैसे, माइक खोल के और अपनी कोई बात कहना चाहे तो कह दें। माइक बंद है आपका, माइक बंद है, माइक खोलिए पहले आप। पहले अपना परिचय भी दे दें, माइक खोल दीजिए, क्यों मैंने आज ओपन सेशन ही रखा था वैसे। हाँ, माइक खुल गया। हाँ, बोलिए। हाँ, नमस्कार सर। पहले नमस्कार जी, कहाँ से हैं? परिचय भी दे दें साथियों को। मैं डॉक्टर राजेश धनखड़ हूँ, रोहतक हरियाणा से। अच्छा, ठीक है। लेकिन मैं मिस हो गया सर, बीच में एक कॉल आ गई मेरी। हाँ, ठीक बात है। बाकी
मैंने अभी मैंने बाकी में शेयर किया था ना जो फाइलिंग का, लोग आने को राजी नहीं आते। हाँ, ठीक लोग है। पर्यावरण के बजाय अभी वो चावल लेने में बिजी हैं, वो अक्षत ले रहे हैं, राम मंदिर गूंज रहा है उनके कानों में। ठीक है रूपचंद जी, क्लोज करते हैं मीटिंग को। अगले संडे की मुद्दे को लेकर के मिलेंगे इन्हीं मंच पर, और बाकी सुबह शाम एक रीड एक धन्यवाद आप सभी को। ओके।